चले देखिए, आज का आपका टॉपिक है चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी, इसी को हम चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इंग्लिश में इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, हिंदी में इसको हम चल कुंडली धारा मापी के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, नाम है चल कुंडली। कौन चला रहा है? चल कुंडली धारा मापी, इसी को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। कई बार लोग पूछ भी देते हैं आपसे कि धारा मापी क्या होता है। ठीक है, किसे कहते हैं धारा मापी या गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ध्यान रखिए, धारा मापी, इसका नाम ध्यान से अगर समझेंगे तो यह एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है। इसीलिए इस उपकरण का नाम धारा मापी रखा गया है। लेकिन इस उपकरण में ये जो शब्द जोड़ा गया है चल कुंडली, चल कुंडली मतलब ये धारा मापी है। तो इस धारा मापी की जो कुंडली होती है वो कुंडली चलती है। चलने का मतलब ये मत समझिए कि वो चलकर कहीं और चल जाती है, ऐसा नहीं है। यानी वह धारा मापी के अंदर घूमती है। जैसे पंखा चलता है तो आप क्या कहते हो? फैन चल रहा है, नहीं कहते हो कि फैन अपने घर से दूसरे घर चल जाता है? वही है ना घूमना, उसी को बोलते हैं चलना। तो यह इस धारा मापी में जो कुंडली है वो चलती है, घूमती है। इसीलिए इस धारा मापी का नाम चल कुंडली धारा मापी रखा गया है। इसको एक शब्द इंग्लिश में हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। अब बात आती है कि इसका काम क्या है। देखिए, काम इसके नाम में ही है, ये धारा को मापने का काम करती है। किसी भी परिपथ में, कोई भी विद्युत परिपथ है, अगर उसमें धारा बह रही है तो उसमें धारा का अल्प मान को भी, कम से कम मान को भी ये आसानी से क्या करती है? मापती है। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न करे कि धारा मापी किसे कहते हैं या चल कुंडली धारा मापी किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सर यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प धारा के मान को सरलता पूर्वक क्या करता है? मापता। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। हम पहले लिखेंगे यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प धारा को सरलता पूर्वक मापता है। ठीक है, अल्प धारा का मतलब कम से कम धारा को भी ये आसानी से क्या करेगा? मापेगा। कोई भी परिपथ हो, अगर उसमें धारा बह रही है तो उसमें बहने वाली कम से कम धारा को भी ये सरलता से मापेगा। अधिक से अधिक धारा को तो ये मापेगा ही मापेगा, लेकिन कम से कम धारा को भी ये आसानी से क्या करेगा? मापेगा।
अब बात करते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। अगर ये धारा मापी कम से कम धारा को मापने का काम कर रहा है तो यह काम किस सिद्धांत पे हो रही है, कोई इसका प्रिंसिपल होगा, कोई सिद्धांत होगा, तो उस सिद्धांत की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, वो है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है इसका? अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि धारामापी का सिद्धांत बताइए या धारामापी का सिद्धांत लिखिए, ठीक है, तो धारामापी का सिद्धांत देख लीजिए। लिखेंगे धारा मापी का सिद्धांत यह होता है कि जब किसी कुंडली या लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा या लटकाया जाता है तो उस पर बल आघूर्ण आरोपित होता है। ठीक है, यह इसका सिद्धांत है। ध्यान रखिए, अगर आता है कि धारामापी का सिद्धांत बताइए तो इसका सिद्धांत यही है कि जब किसी कुंडली या लूप को आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे या उसको लटका देंगे तो उस लूप पर या उस कुंडली पर एक बल आघूर्ण आरोपित होगा। यही उसका मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी बनावट क्या है, ये बना कैसे होता है। तो अगला एक छोटा सा टॉपिक हम लिखेंगे, बनावट। बनावट के विषय में देख लें। बनावट के लिए हम यहाँ पर धारामापी को बना रहे हैं, देखिएगा कैसे ये बना होता है। ठीक है, ऐसे ठीक है, देख लो, ये चुंबक का दोनों ध्रुव है और दोनों ध्रुव को इस डिजाइन में रखा जाता है ताकि अगर दोनों को मिलाएंगे तो कैसा बन जाएगा, गोला, ऐसे। ठीक है, गोला बन जाएगा। इसके दोनों ध्रुव गोली होते हैं, एक है N और एक है S। ठीक है, जब दोनों ध्रुव गोली होंगे तो इनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, समरूप होगा
लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ऐसे होंगी। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो ऐसे बनेंगी इसके बीच में। ऐसा बनने का कारण क्या है, ऐसा रखने का कारण क्या है? अगर हम चाहें तो इसको सीधा भी लगा सकते थे, गोली के जगह पर चुंबक के ध्रुव को एकदम सीधा रखते। ऐसा रखने से इनके बीच की जो रेखाएं हैं वो सीधी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब इसके सिरे को गोली बनाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो इस प्रकार से बनेंगी, ठीक है। अब इस तरह बनने का कारण क्या है अभी समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक बेलनाकार कुंडली रख देते हैं, बेलनाकार कुंडली। ध्यान रखें, बात ना करो, बेलनाकार कुंडली। और ये नर्म लोहे के क्रोड पर बना होता है, ध्यान रखना। ये नर्म लोहे का ऐसे फ्रेम होता है, उसी के ऊपर तांबे के तार को लपेट दिया जाता है कई फेरों में, ठीक है। अब इस पर देखिए, तांबे के तार को जब आप लपेटेंगे ऐसे ऐसे, ये तांबे के तार हमने इस पर लपेट दिया, ठीक है, ऐसे तांबे के तार को लपेट दिया। अब ये बेलनाकार कुंडली बन जाती है, ठीक है। इसके अंदर, इस कुंडली के अंदर नर्म लोहे की पत्तियां रख दी जाती हैं। क्यों रखी जाती हैं उसका भी रीजन अभी आपको बताएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो है नर्म लोहे की पत्तियां रख दिया जाता है ऐसे। इन पत्तियों के रखने का कारण क्या है? ताकि चुंबकीय प्रबलता क्या हो, अधिक हो जाए। चुंबकीय प्रबलता क्या हो, अधिक हो जाए, क्योंकि नर्म लोहा जो होता है ना, चुंबकीय गुण को बहुत तेजी से ग्रहण करता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर नर्म लोहे की पत्तियां डाल देंगे कुंडली के अंदर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी प्रबलता क्या होगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी प्रबलता को बढ़ाने के लिए कुंडली के अंदर नर्म लोहे की पत्ती रख दी जाती, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस कुंडली को यहां से एक स्प्रिंग की सहायता से, ध्यान दीजिए, यहां पर एक स्प्रिंग लगा होगा, उस स्प्रिंग की सहायता से इस कुंडली को ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाता है। ये कुंडली जो है कहीं पर टच नहीं होगी, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में ऐसे ऊर्ध्वाधर लटकी रहती है इस स्प्रिंग की सहायता से। इस कुंडली पे जो तार, तांबे के तार लपेटे गए हैं, उस तार के दो सिरे होंगे, दोनों सिरों को बाहर दो टर्मिनल लगे होते हैं, यहां पर T1 और T2, यहां पर उस तार को जोड़ देते हैं, ठीक। फिर यहां पर एक संकेतांक सुई लगी होती है, ऐसे संकेतांक सुई, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसके ऊपर ऐसे रीडिंग लिखा होता है, पैमाना होता है, बीच का पॉइंट 0 होता है। फिर ऐसे इधर 1 2 3 4 ऐसे, फिर इधर 1 2 3 4 ऐसे बना होता है, ठीक है। इस तरह से ये धारा मापी आपका तैयार हो जाता है। अब जब कार्य करने की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये काम कैसे करता है, कैसे बताता है कि परिपथ में कितनी धारा बह रही, कैसे धारा को ये मापता है।
तो जब हम इसकी कार्य प्रणाली आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले हमने इसके बनावट को आपको बताया कि ये बना कैसे होता है। तो जो अगला हमने हेड यहाँ लिखा है बनावट, ठीक है, उस बनावट पे थोड़ा हम फोकस करेंगे। इसमें लिखेंगे इसमें नर्म लोहे के क्रोड पर, क्रोड मतलब उसका फ्रेम होता है, नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेट कर एक बेलनाकार कुंडली को, इसमें नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर एक बेलनाकार कुंडली को, ठीक है, स्प्रिंग की सहायता से चुंबक के ध्रुवों के बीच एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाता है। ठीक है, इसमें नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर एक बेलनाकार कुंडली को स्प्रिंग की सहायता से क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों के बीच एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, लटका देते हैं। ठीक है, कुंडली पे जो तार लपेटे होते हैं उसके दोनों सिरों को टर्मिनल T1 और T2 से जोड़ देते हैं। कुंडली पर लिपटे हुए तांबे के तार के दोनों सिरों को टर्मिनल T1 व T2 से जोड़ देते हैं। ठीक है, जो तार इस बेलनाकार कुंडली के ऊपर लपेटा गया है उसके दो सिरे हैं, दोनों सिरों को T1 और T2 से क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। कुंडली के ऊपर एक संकेतांक लगा होता है जो पैमाने बने हुए पैमाने पर क्या होता है, खिसकता रहता है। तो लिखेंगे कुंडली के ऊपरी सिरे पर एक संकेतांक सुई लगी होती है जो बने हुए पैमाने
पर खिसकती है, खिसकती है। ठीक है। अच्छा, कुंडली के अंदर ये हरा कलर का जो पट्टी देख रहे हैं, ये नर्म लोहे की पत्तियां हैं और इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ध्रुव के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी प्रबलता क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है। यहां लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाने के लिए, कुंडली के अंदर नर्म लोहे की पत्तियां रख दी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, चुंबक के जो सिरे हैं वो गोलीय क्यों बनाए गए हैं? गोली इसलिए बनाए गए हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार से बन सकें, और इस प्रकार के बनने का कारण ये है कि कुंडली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के क्या रहे, लंबवत रहे। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली जो है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत रहे। इसलिए चुंबक के दोनों ध्रुवों को गोलीय बनाया गया है। गोली बनाने का और कोई रीजन नहीं है। अगर उसको आप प्लेन बना देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एकदम सीधी हो जाएंगी। तो जब उसमें आप कुंडली लटकाएंगे, ठीक है, तो वह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हमेशा काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो घूमेगा। तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली के लंबवत नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप इसके सिरों को इस तरह से बना देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस गोले के त्रिज्या के रूप में हो जाएंगी। ये गोला जो बनेगा चुंबक के ध्रुवों को मिलाने पर उस गोले के त्रिज्या के दिशा में हो जाएंगी, जिससे कुंडली हमेशा उसमें लंबवत रहेगी। और जब लंबवत रहेगी तो उस पर हमेशा बल आघूर्ण कार्य करेगा, जो कुंडली को क्या करेगा, घुमाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इसका आकार ऐसे रखा जाता है। एग्जामिनर पूछ भी देता है कि चुंबक के आकार ऐसे क्यों रखे जाते हैं। तो यही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनके बीच में उत्पन्न हो वो हमेशा कुंडली के क्या हो, लंबवत रहे। ठीक है। नर्म लोहे की पत्तियां चुंबक कुंडली के अंदर क्यों रखी जाती हैं? ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी प्रबलता बढ़ जाए। साफ लिखा है, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाने के लिए कुंडली के अंदर नर्म लोहे की पत्तियां रख दी जाती हैं ताकि प्रबलता क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है। तो ये सब इसके बनावट के विषय में था। अब बात हम करेंगे कार्य प्रणाली, ये कैसे काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगला जो हमारा छोटा सा पॉइंट है वो है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट, एक चल कुंडली धारामापी में पहला सिद्धांत है, दूसरा बनावट है और तीसरा कार्य प्रणाली, मतलब ये किस तरह काम करेगा। ठीक है। अब ध्यान देना कैसे काम करता है ये। जैसे ही आप T1 T2 से जिस भी परिपथ में आपको धारा मापना है उस परिपथ को आप T1 और T2 से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, जब जोड़ेंगे तो इस कुंडली में धारा बहने लगेगी। और आप सभी को पता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार या कोई कुंडली रख करके जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है और वो बल आघूर्ण कुंडली को घुमाने लगता है। जैसे कि हम लोग इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े भी हैं कि जब एक आयताकार धारावाही लूप को
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था तो आपने देखा था उस पर एक बल आघूर्ण कार्य कर रहा था, जिसके कारण वो आयताकार लूप क्या हो रहा था, घूम रहा था, जैसे कि विद्युत मोटर। ठीक है, उसी तरह से इसमें जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इस बेलनाकार कुंडली पर बल आघूर्ण कार्य करेगा और वो बल आघूर्ण इस कुंडली को क्या करेगा, घुमाएगा। कुंडली को क्या करेगा, घुमाएगा। कब बल आघूर्ण लगेगा, जब आप धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जैसे ही कुंडली में आप धारा प्रवाहित करोगे, धारा प्रवाहित कैसे करोगे, T1 और T2 से उस परिपथ को जोड़ दोगे। ठीक है, तो इस कुंडली में धारा जाने लगेगी, ऐसे इस कुंडली में धारा का मान प्रवाहित होगा और यहां से फिर बाहर होगा। ठीक है, ऐसे धारा प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही कुंडली में आप धारा प्रवाहित करेंगे की जाती है तो कुंडली पर बल आघूर्ण आरोपित होता है, बल आघूर्ण आरोपित होता है। यही इसका सिद्धांत भी है। देखिए लिखा गया है, जब किसी कुंडली या लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा या लटकाया जाता है तो उस पर बल आघूर्ण आरोपित, ये इसका सिद्धांत है। और यहाँ भी वही है कि जैसे इस कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे तो यह कुंडली जो लटकी हुई है चुंबकीय क्षेत्र में, उस पर बल आघूर्ण आरोपित होगा। तो बल आघूर्ण आरोपित होता है, उस बल आघूर्ण का मान कितना होगा, बल आघूर्ण का मान बताइए। टाउ बराबर N I A B साइन, यही है ना, बल आघूर्ण का मान यही है, N I A B साइन। N क्या है, कुंडली पर लपेटे गए कुल फेरों की संख्या है। I क्या है, कुंडली में बहने वाली, A कुंडली के अनुप्रस्थ काट का, और B जिस चुंबकीय क्षेत्र में इसको लटकाया गया है, और थीटा क्या है, कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो अब ध्यान देना, कुंडली ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे चूंकि थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। जब इसका मान 1 हो जाएगा तो बल आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम बल आघूर्ण कार्य करेगा, और उसका मान होगा NIAB। इतना बल आघूर्ण इस पर काम करेगा, और यही बल आघूर्ण कुंडली को क्या करेगा, घुमाएगा। यही बल आघूर्ण कुंडली को घुमाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जब कुंडली घूमेगी तो जो स्प्रिंग से कुंडली लटकी हुई है उस स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होगा, जिससे लटकाओगे, ठीक, और नीचे कुंडली घूम रही है तो स्प्रिंग में क्या उत्पन्न होगा, ऐंठन। ऐंठन होता है ना, रस्सी से अगर किसी चीज को लटका के और उस चीज को घुमा दो तो रस्सी में देखते हो ना ऐसे ऐसे हो जाता है, उसी को ऐंठन बोलते हैं। तो स्प्रिंग में भी ऐंठन उत्पन्न होगा। क्लियर, स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होगा। अब जितना ऐंठन स्प्रिंग में होगा, ये संकेतांक सुई उतना ही इस पर क्या करेगी, खिसकेगी। जितना ऐंठन होगा उसमें उतना ही ये संकेतांक सुई इस पर क्या करेगी, खिसकेगी। ठीक, यानी जितना ऐंठन होगा उतना ही ये सुई विक्षेपित होगी, यानी ऐंठन की संख्या बराबर इसके विक्षेपण की संख्या, दोनों बराबर होंगे। यहां तक क्लियर है। और ये कब होगा, जब आप कुंडली में धारा को प्रवाहित
करोगे, क्योंकि जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे तो कुंडली पर इतना बलाघूर्ण कार्य करेगा। अगर धारा प्रवाहित नहीं करोगे तो बलाघूर्ण भी उत्पन्न नहीं होगा। तो धारा के प्रवाहित होने से बलाघूर्ण उत्पन्न होता है और वही बलाघूर्ण कुंडली को घुमाता है, जिससे स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होता है और जितना ऐंठन होगा उतना सुई विक्षेपित होगी। यहाँ तक क्लियर हो? अब ध्यान देना, स्प्रिंग में भी एक बल होता है जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। वह बल ऐंठन को क्या करेगा? रोकेगा। वो ऐंठन होने से क्या करेगा? रोकेगा। जैसे मान लो अगर हम तुम्हारा हाथ पकड़ के ऐंठे तो कहोगे ऐंठ लो, हैं? आप विरोध करोगे नहीं करोगे? उसी तरह से स्प्रिंग भी है। जब स्प्रिंग में ऐंठन होगा तो स्प्रिंग क्या करेगा? उसका विरोध करेगा। और जब विरोध करेगा तो वो विरोध किसके द्वारा होगा? बल के द्वारा होगा। तो स्प्रिंग जो बल लगाएगा ऐंठन को रोकने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है? वो प्रत्यानयन बल से क्या करेगा? उसको रोकेगा। ठीक है? समझ में आ रही बात? तो लिखेंगे, नीचे दिख रहा ना? नीचे दिख रहा ना जी? चलिए यहां देखिए, इस बल से कुंडली इस बल आघूर्ण से कुंडली घूमने लगती है, जिससे स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होता है। ठीक है? जब कुंडली घूमने लगेगी तो स्प्रिंग में क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऐंठन उत्पन्न होगा। ठीक है? मान लेते हैं कि कुंडली के स्प्रिंग के प्रति एकांक लंबाई में जो ऐंठन है, ठीक है, वो कितना है? अल्फा है। जितना ऐंठन होगा उतना सुई विक्षेपित होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि सुई का विक्षेपण कितना हो रहा है? अल्फा हो रहा है। कितना हो रहा है? अल्फा। क्योंकि अल्फा विक्षेपण हो रहा है तो स्प्रिंग में ऐंठन भी कितना होगा? अल्फा ही होगा। तो चाहे ऐंठन मान लें चाहे विक्षेपण मान लें, दोनों में से कोई एक मान लेंगे। ठीक? स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया जो प्रत्यानयन बल है उसको हम मान लेते हैं कितना? के। कितना? के। तो ध्यान रखना, स्प्रिंग के प्रति स्प्रिंग द्वारा लगाया गया प्रत्यानयन बल के हो तथा स्प्रिंग के प्रति एकांक लंबाई में ऐंठन से उत्पन्न विक्षेपण अल्फा हो। तो समझना, ध्यान रखो, स्प्रिंग द्वारा, यहां तक तो क्लियर हो गया कि ऐंठन उत्पन्न होता है। स्प्रिंग द्वारा लगाया गया प्रत्यानयन बल कितना हो? के। तथा स्प्रिंग के एकांक लंबाई में ऐंठन से उत्पन्न विक्षेपण कितना हो? अल्फा हो। यानी स्प्रिंग के एकांक लंबाई में ऐंठन अल्फा हो रहा है तो सुई में विक्षेपण भी कितना हो रहा? अल्फा हो रहा है। ठीक है? तो संतुलन के स्थिति में क्या होगा? संतुलन का मतलब
जब सुई विक्षेपित होना बंद कर देगी। समझना, जैसे धारा प्रवाहित करे धीरे धीरे सुई ऐसे 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 जा रही है ऐसे, तो कहीं न कहीं सुई आके क्या करेगी, रुक जाएगी, रुकेगी ना। तो रुकने का मतलब क्या हुआ, इस कुंडली पे लगने वाला बलाघूर्ण जो उसको घुमा रहा है बल, वह बल और स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया प्रत्यानयन बल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। प्रत्यानयन बल क्या करता है, उसको घूमने से, अब बलाघूर्ण क्या करता है, उसको घुमाता है। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये सुई विक्षेपित होना बंद कर देगी, ठीक है ना, ये घूमेगी नहीं। और जब घूमेगी नहीं तो इसी को बोलते हैं संतुलन की स्थिति, यानी दोनों बल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां पर हम लिख रहे हैं संतुलन के स्थिति में, संतुलन के स्थिति में उस पर लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण बराबर हो जाएगा। अब ध्यान देना, कितना बल लगेगा स्प्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग कितना बल लगा रहा है, के, ठीक है, और ऐंठन कितना हो रहा है, अल्फा। जितना ऐंठन होगा उतना ही स्प्रिंग बल लगाएगा, तो कुल बल कितना हो जाएगा, के इंटू अल्फा। यही होगा ना भाई, किसी का हाथ अब धीरे से ऐंठो तो धीरे से विरोध करेगा, तेज ऐंठोगे तो तेज विरोध करेगा, जितना घुमाओगे उतना वो विरोध करेगा। तो अगर स्प्रिंग में ऐंठन बढ़ रही है तो स्प्रिंग द्वारा लगने वाला प्रत्यानयन बल भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना बढ़ेगा, जितना उसमें ऐंठन होगा, तो हो जाता है के इंटू अल्फा, ठीक है। यहां तक टाउ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, एन आई ए, यहां रख दो, एन आई ए बराबर के इंटू अल्फा, ठीक है जी। अब ध्यान देना, के को इधर भेज दो, आई को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एन ए बी बटा के, और इधर हो जाएगा अल्फा बटा आई, हो जाएगा। ये जो मान लिखा गया है ना, ये कैपिटल जी के बराबर होता है और इसे बोलते हैं धारा मापी नियतांक। क्या बोलते हैं, यहां लिखेंगे जहां एन ए बी बटा के बराबर कैपिटल क्या है, धारा मापी नियतांक है। समझ में आ गई बात, कैपिटल जी के बराबर होगा और उसे धारा मापी नियतांक कहते हैं। अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो धारा मापी को लेकर के और उसमें धारा मापी नियतांक ज्ञात करना है, तो धारा मापी नियतांक का सूत्र याद रखना, एन ए बी बाई के। एन क्या है, धारा मापी में कुल फेरों की, ए क्या है इसकी अनुप्रस्थ काट का, और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और के स्प्रिंग द्वारा लगाया गया प्रत्यानयन बल है, ठीक है। ये मान रख दोगे, धारा मापी का नियतांक कैपिटल जी निकल जाएगा। अच्छा, अब इसके जगह हम कैपिटल जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल जी बराबर अल्फा बटा आई, ऐसे हो जाएगा। आई का इधर गुणा कर दोगे, आई का गुणा इधर कर दोगे तो अल्फा बराबर कैपिटल जी इंटू, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर कैपिटल जी को हटाया जाए, नियतांक हटा दिया जाए, तो बराबर के जगह कौन सा चिन्ह आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह आ जाता है। भाई देखो, समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए नियतांक लगाया जाता है, और जब नियतांक को हटाओगे तो फिर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, समानुपाती चिन्ह आ जाएगा। तो जब कैपिटल जी को यहां से हटाओगे तो हो जाएगा अल्फा समानुपाती आई, आ गया। मतलब इसका क्या है, जितना अधिक धारा प्रवाहित होगा उतना अधिक विक्षेपण होगा। समझ में आ गई बात। अगर यहां से धारा कम प्रवाहित करोगे
तो सुई का विक्षेपण कम होगा, ठीक। और जितना विक्षेपण होगा वही धारा का क्या है, मान है। समझ में आ गई बात। धारा के अनुसार सुई विक्षेपित हो रही है, यहाँ प्रूफ हो रहा है। धारा और विक्षेपण दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती हैं। धारा का मान अगर धारामापी में बढ़ाओगे तो सुई का विक्षेपण बढ़ेगा, वो बताएगा कि धारा अधिक बह रही है क्योंकि अधिक विक्षेपित होगा। और यदि धारा का मान घटाओगे तो सुई का विक्षेपण घटेगा, इसका मतलब धारा कम बह रही है। समझ में आई बात। तो इस तरह से आपका धारामापी काम करता है। इसमें कोई जादू नहीं होता है कि आपने करंट को जोड़ दिया और धारामापी बता दिया इतना एम्पियर की धारा बह रही है। ये इतना इसमें प्रोसेस होता है। आपका काम केवल क्या होता है, यहाँ टर्मिनल से करंट को जोड़ना और यहाँ पर रीडिंग को पढ़ लेना, यही आप करते हो केवल। लेकिन इतना काम इसके अंदर होता है, इतना कर करके धारामापी आपको रिजल्ट देती है, ठीक है। समझ में आई बात। ये पूरा सेटअप उसके अंदर होता है, केवल आपको ये वाला हिस्सा दिखता है और ये दो ठीक टर्मिनल दिखता है जहां तार को जोड़ना है, बस। बाकी सब उसके अंदर रहता है। क्लियर है सभी को। धारामापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी परिपथ में कम से कम धारा को भी सरलता से मापता है। इसका सिद्धांत कहता है कि कोई भी कुंडली या लूप अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए या लटकाया जाए तो उस पर हमेशा बल आघूर्ण आरोपित होता है। ये इसका सिद्धांत है। कई बार सिद्धांत ही पूछ देता है कि धारामापी का सिद्धांत बताइए या धारामापी का सिद्धांत लिखिए, ठीक है। उसके बाद इसकी बनावट है और फिर इसकी एक कार्य प्रणाली है, कैसे कैसे ये काम करेगा, ठीक है। क्लियर सभी को, नोट कर लीजिए। चलो देखो, अगला हेडिंग है इसका धारामापी की सुग्राहिता। धारा मापी की सुग्राहिता, ठीक है। तो देखिए क्या होता है धारामापी की सुग्राहिता। सुग्राहिता का मतलब एक अच्छा यंत्र से है, मतलब धारामापी कितना अच्छा है। और अच्छा तभी माना जाएगा जब ये अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम तब होगा जब धारामापी से कम धारा प्रवाहित किया जाए और उस धारा को भी धारामापी सरलता से क्या करे, मापे। तब हम कहेंगे कि धारामापी एक अच्छा यंत्र है या धारामापी की सुग्राहिता अच्छी है, ठीक है। समझ में आई बात। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो कम वैल्यू को मापते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, अधिक वैल्यू को केवल मापते हैं। और कुछ यंत्र हैं जो कम से कम मान को भी आसानी से क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो दोनों, जो कम वैल्यू को मापे वही अच्छा माना जाता है, जो केवल अधिक वैल्यू को मापन करता है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कम वैल्यू वो मिस करेगा, छोड़ता जाएगा। तो अगर धारा मापी कम से कम वैल्यू पर भी अपना विक्षेपण दर्शा रही है, विक्षेपण दर्शाने का मतलब उसको माप रही है। अगर ये कम धारा प्रवाहित करने पर अगर ये विक्षेपित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो कम धारा को माप नहीं रही है, ठीक है। तो जब कम धारा को नहीं माप रही है इसका मतलब इसकी सुग्राहिता ठीक नहीं है। लेकिन अगर कम धारा प्रवाहित करने पर भी इस सुई का विक्षेपण हो रहा है, इसका मतलब कम धारा को भी ये माप रही है। तो हम कहेंगे कि धारा मापी क्या है, एक सुग्राही है, एक अच्छा यंत्र है, ठीक है। तो धारामापी की सुग्राहिता से क्या अर्थ है, देखिए, यदि धारा मापी अल्प धारा
पर भी, अल्प धारा पर भी विक्षेपण को दर्शाती है। अल्प धारा पर भी विक्षेपण को दर्शाती है तो उसे धारा मापी की क्या कहते हैं? सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यदि धारा मापी अल्प धारा पर भी विक्षेपण को क्या कर रही है? दर्शा रही है, दिखा रही है, तो हम कहेंगे कि धारा मापी क्या है? सुग्राही है, मतलब एक अच्छा यंत्र है। ठीक, अब इस सुग्राहिता में हम एक पढ़ेंगे धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, अब ई क्या होता है? धारा सुग्राहिता का मतलब जो धारा इसमें बह रही है उसके एकांक धारा पर भी अगर विक्षेपण हो रहा है तो उसको कहेंगे धारा सुग्राहिता। ठीक है, तो लिखेंगे धारा के एकांक मान पर धारा मापी द्वारा विक्षेपण को दर्शाना धारा सुग्राहिता कहलाता है। ठीक है, धारा के एकांक मान पर धारा मापी द्वारा विक्षेपण को दर्शाना धारा सुग्राहिता कहलाता है। धारा सुग्राहिता का सूत्र क्या होता है? ध्यान देना, ये जो देख रहे हो ना ये वाला, यही धारा सुग्राहिता का सूत्र है, यानी अल्फा बटा आई बराबर एन ए बी बटा के, यही धारा सुग्राहिता का सूत्र है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि धारा सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जाए, धारा सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जाए, तो ध्यान रखना धारा सुग्राहिता को बढ़ाना कैसे आप बढ़ाएंगे? तो देखिए इसमें चार चीजें हैं। पहला एन, एन क्या है? फेरों की, यानी कुंडली पर लपेटे गए फेरों की संख्या क्या करें? बढ़ा दें। फेरों की संख्या को क्या करें? बढ़ा दें। कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाकर, देखिए जो ऊपर मान है ना उनको बढ़ाना है और नीचे जो है उसको घटाना है, तो इस धारा सुग्राहिता का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। उल्टा नहीं करना, कभी भी कोई भी भिन्न है तो उसका मान अधिक तब आता है जब नीचे की वैल्यू क्या हो? कम हो, और ऊपर की वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। तो अगर ये ऊपर वाले मान बढ़ जाएं और नीचे वाला मान, तो सुग्राहिता क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा है ए, ए मतलब कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको भी क्या करें? बढ़ा दें। कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या करें? बढ़ाकर, मतलब ये जो कुंडली है ना इसके इस सिरे का क्षेत्रफल क्या करें? बढ़ा दें। बढ़ा दें का मतलब कुंडली को मोटा कर दें, जो बेलनाकार कुंडली है उसको और बड़ा कुंडली बना दें, तो क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसकी सुग्राहिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। जो तार लपेटे गए हैं इस पर उनके फेरों की संख्या बढ़ा दें तब भी सुग्राहिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है? बी, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय
क्षेत्र की प्रबलता को क्या करके, बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को भी बढ़ा दें, तब भी धारा सुग्राहिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। चौथा क्या है इसमें, के यानी स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल क्या करें, घटा दें। क्या करें, घटा दें। घटाने का मतलब समझो, अगर स्प्रिंग टाइट लगा दोगे तो कुंडली घूम ही नहीं देगा, रुक देगा। अगर स्प्रिंग हैवी वाला लगा दो तो कहाँ घूमने देगा, वो नहीं घूमने देगा। तो उसका प्रत्यानयन बल, अगर हैवी स्प्रिंग लगाओगे तो प्रत्यानयन बल ज्यादा हो जाएगा, वो पहले ही नहीं घूमने देगा, कई एम्पियर धारा प्रवाहित करते रहो, घूमने नहीं देगा। लेकिन अगर उसको लूज स्प्रिंग लगाओगे तो कम ही धारा पर कुंडली क्या होगी, तो विक्षेपण होने लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल क्या करें, घटाकर। ये चार चीजें करेंगे तो धारा सुग्राहिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, देख लेना, धारा मापी की सुग्राहिता ये कहता है कि अल्प धारा पर भी विक्षेपण दर्शाना चाहिए उसको। अगर अल्प धारा पर विक्षेपण नहीं दर्शा रहा है तो वो सुग्राही नहीं है। उसमें धारा सुग्राहिता कहता है कि धारा का एकांक एम्पियर भी अगर धारा उसमें बह रही है और धारा मापी में विक्षेपण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि धारा सुग्राही है वो। और उसका सूत्र ये है, धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए चार काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और है इसमें विभव सुग्राहिता, ये तो धारा के लिए हो गया। अब विभव सुग्राहिता के विषय में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसी में जो दूसरा है वो है विभव सुग्राहिता। अब विभव सुग्राहिता क्या कहता है, विभव के एकांक मान पर अगर धारा मापी विक्षेपण को दर्शा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, विभव सुग्राहिता। जैसे धारा के एकांक मान पर धारा मापी विक्षेपण दर्शाती है तो धारा सुग्राहिता, उसी तरह विभव के एकांक मान पर अगर धारा मापी विक्षेपण दर्शाती है तो उसे क्या कहेंगे, विभव सुग्राहिता। विभव के एकांक मान पर धारा मापी द्वारा विक्षेपण को दर्शाना, ठीक है, विभव सुग्राहिता। विभव सुग्राहिता कहलाता है। ठीक है, अब देखना विभव सुग्राहिता का सूत्र क्या है। देखो, जब धारा मापी धारा सुग्राहिता लिखे थे तो अल्फा बटे क्या लिखे थे, अब विभव सुग्राहिता लिखना है तो अल्फा बटे क्या होगा, डी। यहाँ पे देखिए उसका सूत्र हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, ऐसा लिख लियो ना। चलो, अब देखो विभव सुग्राहिता का सूत्र क्या हो जाएगा, अल्फा बटे भी। ठीक, अच्छा, अल्फा बटे भी, ध्यान देना, तो ये हो गया अल्फा और भी बराबर होता है आई इंटू, यही होता है ना। अच्छा, अल्फा बटे भी बराबर अल्फा बटे आई है। देखो 1/r तो हो गया, लेकिन अल्फा बटे आई किसके बराबर है, एन ए बी बाई, तो यहां पर लिख दो एन ए बी बटा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बटे भी बराबर एन ए बी बटा के इंटू, आई 1 है, 1 में एन ए बी का गुणा करोगे तो क्या आएगा, एन ए बी ही तो आएगा। ठीक, तो ये विभव सुग्राहिता का सूत्र हो जाता है। ठीक है, यह विभव सुग्राहिता का सूत्र हो जाता है। अब यहां पर अगर आता है कि विभव सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जाए, तो फिर वही चीज, 3 तो वही रहेंगे। ठीक, चौथा भी वही है, केवल क्या बढ़ा है, आर, यानी जो तार लपेटे हैं ना उसका प्रतिरोध क्या करिए,
कम कर दीजिए, ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। इसमें केवल एक चीज, इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए ये चारों वही रहेंगे, केवल एक बढ़ जाएगा प्रतिरोध, और प्रतिरोध को क्या करना, कम कर देना। जो तार लपेटे हैं उसका प्रतिरोध कम कर दीजिए तो विभव सुग्राह्यता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये रहा धारा मापी की सुग्राह्यता, धारा सुग्राह्यता, विभव सुग्राह्यता, यानी धारा मापी से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए गए, ठीक है। और ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है, ठीक, नोट कर लीजिए।